आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, 6 अक्टूबर की तारीख है और दिन है बुधवार। रोज की तरह आज तक रेडियो का दिन भर पॉडकास्ट लेकर हाजिर हूं मैं, जमशेद कमर सिद्दीकी। आज सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी हिंसा प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी पर। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी प्रियंका के साथ अब लखीमपुर पहुंचे हैं, तो समझेंगे कांग्रेस की लखीमपुर को लेकर रणनीति को। देश में चल रहे कोयले की कमी से बिजली उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो समझेंगे कि क्या वजह है इस कमी की और सरकार इस कमी से निपटने के लिए क्या कर रही है। और भारत ने अगले साल इंग्लैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है, तो ये फैसला क्यों किया गया है और ऐसे फैसले के मायने क्या हैं, समझेंगे। आखिर में बात रिलायंस जियो के नेटवर्क डाउन होने पर करेंगे, जिससे यूजर्स को सुबह से ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। समझेंगे इसकी वजह क्या है और ये भी कि ऐसे हालात में उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं। तो जानेंगे ये सब, लेकिन पहले सुन लेते हैं हेडलाइंस खुशबू से। सरकार ने रेल कर्मियों और कपड़ा उद्योग के लिए 2 ऐलान किए हैं। उसने नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों को 78 दिन का बोनस देने का फैसला किया है। इसके अलावा कपड़ा उद्योग के लिए पीएम मित्र योजना पर मुहर लगा दी गई है। सरकार ने जो परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस देने का ऐलान किया है, उसका लाभ 11,56,000 से ज़्यादा रेल कर्मियों को मिलेगा। इसके लिए सरकार कुल 1,985 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीतापुर से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं। वो यहां हिंसा में मारे गए मृतक किसानों के परिवारों से मिलेंगे। वहीं कल पीड़ित परिवार से मिलने अखिलेश यादव लखीमपुर पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के क्वार्धा में झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक होने के बाद वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। क्वार्धा में धारा 144 लागू है, तो वहीं पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर 70 लोगों की पहचान भी कर ली है, जिसमें से 50 से ज़्यादा लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। रिलायंस जियो नेटवर्क को लेकर आज सुबह करीब 9 बजे से दिक्कतें आ रही थी, जो अब ठीक हो गई है। नेटवर्क डाउन के दौरान जियो ग्राहक के 8 घंटे तक परेशान हुए। ग्राहक ना तो कॉल कर पा रहे थे और ना ही इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे थे। कंपनी से जुड़े सूत्रों ने बताया था कि जियो की सर्विसेज पूरे देश में बाधित नहीं हुई थी, सिर्फ कुछ राज्यों में जियो की सर्विसेज डाउन हुई थी। हालांकि अभी भी कुछ ग्राहकों को परेशानी हो रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की जबरिया हुकूमत बनवाने में मदद करने वाले पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ जनरल फैज़ हमीद को पद से हटा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI चीफ फैज़ पिछले महीने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मंजूरी के लिए बगैर काबुल गए थे। वहां तालिबान नेताओं के साथ सरेना होटल में टी पार्टी अटेंड की थी। आरोप है कि उन्होंने वहां तालिबान की हुकूमत कायम करने में मदद की थी। और उत्तरी कोलकाता के एक लोकल क्लब के दुर्गा उत्सव के दौरान किसानों को समर्थन देती झांकी बनाई गई है। झांकी में यूपी में किसानों पर हुई हिंसा को भी दिखाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये झांकी नॉर्थ 24 परगना जिले के दमदम शहर में भारत चक्र पंडाल में बनाई गई है। झांकी में जमीन की जुताई के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर की छवि भी बनाई गई है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज सबसे पहले बात लखीमपुर खीरी की। हिंसा की घटना के बाद लखीमपुर अब तक शांत नहीं हो पाया है। कहा जा रहा था कि समझौता हो गया है, पर अब तक आरोपियों को गिरफ्तार ना किए जाने से किसानों की नाराजगी बनी हुई है। माना जा रहा था कि आशीष मिश्रा, जो मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं और मुख्य आरोपी भी हैं, वो आत्मसमर्पण करेंगे, पर अब तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है। तो गिरफ्तारी को लेकर इतना संशय क्यों है? पुलिस किस ओहापोह में है? क्या किसी अन्य तरह का दबाव है पुलिस पर गिरफ्तारी को लेकर? ये पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर समर्थ श्रीवास्तव से। विपक्ष भी लगातार यही मुद्दा उठा रहा है और क्वेश्चन कर रहा है कि आखिर FIR होने के बाद भी अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई है। विपक्ष का कहना है कि अगर मंत्री के बेटे ना होते, कोई आम व्यक्ति होता या किसी और राजनीतिक दल से होता, तो अब तक यूपी पुलिस उठा के ले गई होती और अरेस्टिंग कर चुकी होती। तो सवाल ये विपक्ष लगातार उठा रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रेंड हो रही है चीजें कि आखिर उनकी अरेस्टिंग अभी तक क्यों नहीं हुई। आशीष मिश्रा ने आज तक से बातचीत में बताया था कि यूपी पुलिस की तरफ से अभी तक उनके पास एक कॉल तक नहीं आई है। अरेस्टिंग तो दूर की बात है, समन दूर की बात है, उनके घर तक भी यूपी पुलिस नहीं पहुंची है, जबकि FIR हुए लगभग 2 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। किसान यूनियन लगातार इस सवाल उठा रहा है, ये मांग कर रहा है कि अरेस्टिंग हो तभी ये मामला शांत होंगे, पर अभी तक ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। आज एक खबर उड़ी इस तरह की कि वो सरेंडर कर रहे हैं या
उनको हिरासत में पुलिस लेगी, पर कुछ भी साफ नहीं हुआ। और बस जो आज तक को सूत्रों से पता चला वो ये कि वो दिल्ली में अपने फादर यानी कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के साथ दिल्ली में है। पर अगर कहा जाए एब्सकॉन्डिंग वर्ड यूज करना गलत यहाँ पर होगा, तो पिछले 12 से 13 घंटों से गायब हैं। जो हैं आशीष मिश्रा वो गायब हैं। तो फिलहाल लक्ष्मी सिंह ने आईजी रेंज लखनऊ से जब बातचीत हुई है तो उन्होंने साफ किया है मामले की पूरी तफ्तीश की जा रही है और एक बार जब कंक्लूजन पे चीजें पहुंचेंगी उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। इस मामले में विपक्ष ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है और लखीमपुर जाने के लिए राहुल गांधी भी यूपी पहुंच चुके हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से वो सीधा सीतापुर गए और जहां प्रियंका को गिरफ्तार करके रखा गया था, यहां से राहुल और प्रियंका दोनों लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे। अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है लखीमपुर खीरी को लेकर और उसके आगे, ये पूछा मैंने अभिषेक मिश्रा से जो लगातार कांग्रेस को कवर कर रहे हैं और उनके काफिले के साथ भी थे वो। तो अभिषेक मिश्रा, कांग्रेस की रणनीति इस मामले में क्या रहने वाली है? देखिए, राहुल गांधी ने साफ तौर पर जब यूपी में आए तो उन्होंने एक बात साफ की थी कि वो लखीमपुर जाएंगे, पीड़ित परिवार से, पीड़ित किसानों से वो मिलेंगे और इसके लिए उन्होंने बाकायदा परमिशन भी मांगी थी। हालांकि शुरू में उन्हें परमिशन नहीं दी गई, लेकिन बाद में प्रशासन ने देखा कि जिस तरीके से राहुल और तमाम कांग्रेस के नेताओं का रुख अड़ा हुआ था, उसके बाद में 5 लोगों की अनुमति दी गई। इसके बाद राहुल लखनऊ एयरपोर्ट पे आते हैं। वहां भी प्रशासन के साथ में उनकी 1.5-2 घंटे तक बातचीत चलती है। वो शुरू में अड़िग थे इस बात पे कि अपनी गाड़ी से जाएंगे, लेकिन बाद में प्रशासन ने साफ तौर पर उनसे कह दिया कि केवल 5 ही लोगों को अनुमति दी जाएगी और वो भी सरकारी गाड़ी में उन्हें जाना होगा। इन सब बातों के बीच में अभी वो सीतापुर पहुंचे हैं और वहां पे प्रियंका गांधी वाड्रा से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद वो लखीमपुर के लिए जाएंगे। देखिए, रणनीति कांग्रेस की साफ तौर पर यही है कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से लगातार पहले दिन से ही प्रियंका गांधी देर रात में लखीमपुर के लिए निकलती हैं, वो वहां नहीं पहुंच पाती। विपक्ष के तौर पे कांग्रेस की कवायद है ये दिखाना कि कैसे वो किसानों के साथ खड़ी है और इस मुद्दे पर किस तरीके से कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार विफल रही है, ये कांग्रेस दिखाना चाहती है। वहीं जिस तरीके से हिरासत में लिया गया प्रियंका गांधी वाड्रा को, बाद में गिरफ्तार किया गया, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस इस बात को भुनाना चाहती है यूपी में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार सीधे तौर पे पार्टियों में भी सीधा शिकंजा कस रही है और एक अराजकता का माहौल दिखाने की कवायद है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस ने माइलेज लेने की कोशिश की है। यही कारण है कि दोनों शीर्ष नेतृत्व, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, वो लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं, किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन को भी और सरकार को भी ये चीज देखना पड़ा। यही कारण है कि उनको देर से ही सही परमिशन दी गई और वो इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष को और कोई मौका नहीं देना चाहते, इसीलिए इस तरीके की थोड़ी ढील यहाँ पे बरती गई है। जी अभिषेक, चलते चलते एक और सवाल कि किसान आंदोलन के समय से ही कांग्रेस और राकेश टिकैत एक ही लाइन में खड़े दिख रहे थे, पर लखीमपुर खीरी प्रकरण पर इन दोनों के 2 अलग अलग पक्ष हो गए। एक पक्ष आंदोलन बढ़ा रहा है तो टिकैत समझौता करा चुके हैं। इसके क्या कारण और क्या मायने हैं? देखिए, इस पूरे मामले में किसानों के मुद्दे को लेकर के जो बात राकेश टिकैत ने रखनी चाहिए थी, यही कारण है कि उस दिन जब तनाव वहां पे बढ़ा लखीमपुर खीरी में, कोई और राजनेता लखीमपुर नहीं पहुंच पाया सिवाय राकेश टिकैत के। राकेश टिकैत वहां पर सरकार और किसानों और खास तौर पर उन पीड़ित किसान परिवारों के बीच में एक सेतु बनने का काम कर रहे थे, ताकि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिल सके और उनकी मदद हो सके। हालांकि इसमें समझौते की बात हुई, 45 लाख रुपए देने की बात हुई, सरकारी नौकरी देने की बात हुई, न्यायिक जांच समिति बनाने की मांग की थी परिवार ने, उसको लेकर के भी आज उसका खाका तय कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये दिखाने की कोशिश जरूर की कि इस मामले को लेकर के वो संवेदनशील है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी आज बात करते हुए, जो सरकार के मंत्री और प्रवक्ता है, साफ तौर पे बार बार कहते रहे कि विपक्ष ही है जो इस मामले में रोटी सेकना चाहता है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस और राकेश टिकैत की बात है, राकेश टिकैत भले ही किसानों को लेकर के, उनके परिवार को लेकर के खड़े थे, लेकिन अब फिर वो बैकफुट पे कहीं ना कहीं आते नजर आते हैं। उन्होंने फिर से उस बात को दोहराया है कि दोनों जो आरोपी हैं, खासतौर पर मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए, मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, और साफ तौर पर एक बार फिर से वो अपनी उस बातों को दोहरा रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय ये नहीं है कि हाँ, एक सामंजस्य बनाने में उनकी भूमिका थी, लेकिन कहीं ना कहीं राकेश टिकैत अभी भी, चाहे तीनों कानून हो और चाहे लखीमपुर खीरी का पूरा प्रकरण हो, उसमें लेकर के सरकार के सामने सवाल करते दोबारा से खड़े नजर आते हैं। समत श्रीवास्तव,
और अभिषेक मिश्रा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पिछले कुछ दिनों से चीन से बिजली संकट को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि कैसे इसकी वजह से घरों में बिजली बंद हो रही है और कारखानों को उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कंपनियों को कहा जा रहा है कि उन्हें काम बंद करने की जरूरत है, ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं और कच्चे माल का जो नुकसान हुआ है सो हुआ ही है। चीन भले ही अपनी तरक्की के रूप में कुछ भी बोले, लेकिन अभी भी यहाँ की पावर सप्लाई की व्यवस्था काफी हद तक कोयले पर निर्भर है, जिसके उत्पादन में कमी आई है। लेकिन अब भारत भी कुछ ऐसी ही समस्या से जूझ रहा है। पिछले कुछ वक्त से कोयले की किल्लत ने सरकार को परेशान कर रखा है। कोयले की कमी की वजह से बिजली सेक्टर पर बड़ी आफत आ सकती है और देश को भारी ऊर्जा संकट से जूझना पड़ सकता है। दरअसल बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि इस महीने के आखिर में देश के पावर स्टेशंस में सिर्फ 4 दिन का स्टॉक बचा है। अब देश में 70% बिजली उत्पादन केंद्र कोयले पर आधारित हैं और कुल 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 72 के पास कोयले का 3 दिन से भी कम का स्टॉक है, जबकि 50 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जहां कोयले का 4 से 10 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। 13 प्लांट्स ही ऐसे हैं जहां 10 दिन से ज्यादा का कोयला बचा है। अब सवाल यहां यह है कि अगर ये कोल क्राइसिस बना रहता है तो इसके असर क्या होंगे, किन सेक्टर्स पर होंगे, पूछा मैंने इंडिया टुडे में असिस्टेंट एडिटर दिलाशा सेठ से। सबसे पहला असर जो कोल क्राइसिस नहीं कहूंगी मैं, अभी शॉर्टेज कहूंगी, वो होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे, पावर जनरेशन पे। और क्योंकि हमारा मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इस पर इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट रहता है और जो कि एक बहुत बड़ा अब 15% से 18% अकाउंट करता है हमारे जीडीपी को, वो सबसे पहले इम्पैक्ट होगा अगर ये समस्या बनी रहती है। तो बाकी बात करते हैं कि अगर ये कोल क्राइसिस कंटिन्यू रहता है तो वो स्टेट्स जो कि पेमेंट टाइम पर नहीं करती, उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कोल सप्लाई रेगुलेट की थी कोल इंडिया ने, क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं की थी। तो कोल सप्लाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मानना है कि क्राइसिस सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि कोई पावर कट्स या ब्लैकआउट की सिचुएशन तो नहीं हुई है, लेकिन जनरली मॉनसून के टाइम पर हो जाती है ऐसी दिक्कतें। लेकिन सबसे पहला असर, जैसे मैंने बोला, कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर होगा और उससे रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं उन पर होगा। बट उसके लिए सरकार जो है वो कुछ कदम उठाएगी, जैसे कि उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि हाउस होल्ड वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसको वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन दे पावर का। तो ये मैं समझती हूँ असर होगा कुछ आने वाले महीनों में। अच्छा दिलाशा, ये क्राइसिस आम आदमी को किस तरह से प्रभावित करेगी, थोड़ा आसान जबान में समझाइए। बिजली संकट मैं कहूंगी, अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है कोल शॉर्टेज की, तब मैं समझती हूँ कि शायद आने वाले समय में क्योंकि सरकार पर ये प्रेशर रहेगा कि पावर तो उतनी ही है, तो सप्लाई किस तरफ बढ़ाएं, उत्पादन की तरफ या हाउस होल्ड्स की तरफ। तो ये एक समस्या रहेगी। तो अगर हाउस होल्ड पावर सप्लाई रिड्यूस होता है, तब मैं समझती हूँ बिजली संकट बन सकता है आगे आने वाले समय में। लेकिन मेरा मानना है और सरकारी अफसरों का भी ये मानना है कि ये थोड़े समय के लिए इश्यू है। और क्योंकि इस बार जो मॉनसून था वो काफी डिलेड और एक्सटेंडेड रहा। जनरली कोल माइंस जो होती हैं वो जुलाई ऑनवर्ड्स बंद हो जाती हैं टिल अगस्त, जो कि सप्लाई ऑफ कोल जनरली हर साल ये इम्पैक्ट देखा जाता है। लेकिन इस साल थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट हुआ क्योंकि डिमांड सडनली पिकअप हुई आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ कोविड दैट वी सॉ। उसकी वजह से थोड़ा लंबे समय तक के लिए इम्पैक्ट हुई और बारिशों की वजह से, जो कि अभी बढ़ने वाली, जो कि कोल सप्लाई अभी
इंक्रीज करने वाले हैं। तो इस हिसाब से तो इसको नियंत्रण में लाना बहुत जरूरी है दिलाशा। सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठा रही है? पहली चीज तो एक तो गवर्नमेंट जो कर रही है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल के बारे में सोच रही है। जितने भी कैप्टिव कोल माइंस हैं, जो कि कैप्टिव कोल माइंस वो होते हैं जो कि डायरेक्टली कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं, तो उनका जो आउटपुट है वो इंक्रीज करने के लिए बोल रही है। CIL जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसका आउटपुट इंक्रीज करने के लिए बात की जा रही है अभी। तो ये सारे स्टेप्स लेने की बात चल रही है ताकि कोई आगे जाकर समस्या या ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट ना हो इसका। शुक्रिया दिलाशा हमसे बात करने के लिए। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99-533-233-03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99-533-233-03। गुमशुदा तलाश के लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 साल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। दिन भर में अब बात 2 देशों की, भारत और ब्रिटेन। दोनों देशों के बीच 200 साल से भी ज्यादा पुराना संबंध है। राजनीति, व्यापार, सांस्कृतिक संस्थान, भाषा, खेलकूद जैसे जरियों से जुड़े हैं दोनों देश। लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों देशों के रिश्तों में कुछ खटास सी आ गई है। भारत से ब्रिटेन जा रहे लोगों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता न देने और टफ क्वारंटीन रूल्स के चलते कूटनीतिक रिश्ते प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार ने भी जैसे को तैसा की लीक पर चलते हुए यहां आने वाले ब्रिटिश नागरिकों को 10 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन फॉलो करने का नियम बना दिया। लेकिन बात यहां से निकलकर खेल के मैदान तक पहुंच गई है। दरअसल भुवनेश्वर में अगले महीने FIH पुरुष जूनियर विश्व कप होने वाला है और ब्रिटेन ने कोविड-19 से जुड़ी चिंताओं और भारत सरकार के क्वारंटीन नियमों का हवाला देते हुए इससे पुल आउट कर लिया है। यानी जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए इंग्लैंड अपनी टीम नहीं भेजेगा। इसके एक दिन बाद हॉकी इंडिया ने अगले साल ब्रिटेन के बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा न लेने की बात कह दी। कारण वही क्वारंटीन रूल्स। हॉकी इंडिया ने यह तर्क भी दिया कि CWG के करीब 1 महीने बाद चीन में एशियन गेम्स होने हैं। ऐसे में भारतीय हॉकी टीम के लिए ब्रिटेन जाना परेशानी से भरा होगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबम ने महासंघ के फैसले से भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा को अवगत करा दिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये सब जो चल रहा है, क्या ये खालिस तौर पर 2 खेल महासंघों के बीच का मसला है या फिर इसमें कोई डिप्लोमेटिक एंगल भी है? क्योंकि उसी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने दूसरे इंडियन एथलीट्स तो जाएंगे ही। क्या उनके लिए क्वारंटीन स्ट्रेस नहीं रहेगा फिर? ये पूछा मैंने आज तक और स्पोर्ट्स तक के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राहुल रावत से। तो ये जो झगड़ा है कि भारत की हॉकी टीम्स जो हैं वो कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं पार्टिसिपेट करेंगी, हालांकि इसके जो बीज हैं वो काफी महीनों पहले बो दिए गए थे, क्योंकि भारत का यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के बीच में थोड़े बहुत तनातनी चल रही थी। उसका एक मुख्य रीजन ये भी था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग और आर्चरी को नहीं रखा गया है। भारत ने यहाँ तक कि ये भी ऑफर किया था कि आप शूटिंग इवेंट जो हैं भारत में चंडीगढ़ में करवा लीजिए, पर कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने ये फाइनली डिसाइड किया कि क्योंकि ये ऑप्शनल स्पोर्ट्स हैं, इनके बगैर किया भी जा सकता है इवेंट, तो उन्होंने शूटिंग और आर्चरी को बाहर कर दिया, जो भारत के एक मेन इवेंट्स होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो उसके बाद खबर आती है कि एक दिन पहले ब्रिटेन की टीम जो है उन्होंने जूनियर वर्ल्ड कप से पुल आउट कर लिया है। और आपको पता ही है कोविड को लेके और क्वारंटीन को लेके डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू अगर आप देखें उसमें भी थोड़ी बहुत तनातनी चल रही है, क्योंकि भारत ने अब जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं जो इंडिया आएंगे उनको 10 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन करने को कहा गया है। तो यही एक वजह थी जो ब्रिटेन की टीम ने दी कि भाई हम इस वजह से नहीं आ रहे हैं। उसके बाद भारत ने कहा कि यार
एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के बीच में विंडो बहुत कम है, उसके बाद हम वहाँ क्वारंटीन भी करेंगे। एशियन गेम्स जो है वो चाइना में होने हैं और उसके बाद जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ब्रिटेन में होने हैं। तो हमें एशियन गेम्स ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि वहां पर ये है कि अगर हम गोल्ड जीतते हैं, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलता है हमें पेरिस ओलंपिक्स के लिए, तो वो है। पर ये जो खींचातानी है ये सिर्फ और सिर्फ मैदान पर नहीं है, ये इसके जो पॉलिटिकल रीजंस भी आप समझ सकते हैं, वो चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो, क्योंकि जो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो जो चिट्ठी लिखते हैं आईओए प्रेसिडेंट को, नरेंद्र बत्रा को, तो नरेंद्र बत्रा FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के भी अध्यक्ष हैं। और नरेंद्र बत्रा ने इसके जो संकेत हैं ये ओलंपिक्स में ही दे दिए थे कि भारत शायद से मोस्ट लाइकली कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और भारत एक इम्पोर्टेंट मेंबर भी है इस वक्त। तो अभी क्योंकि वक्त है, देखना होगा कि क्या ये फाइनल डिसीजन है, क्या भारत की पॉलिटिकल सर्कल्स में, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट लेवल पे क्या इस बात को या हॉकी इंडिया को या IOA को कन्विंस किया जा सकता है कि भारत पार्टिसिपेट कर ले इवेंचुअली। पर फिलहाल जिस हिसाब से भारत ने डिसीजन अपना सुना दिया, एटलीस्ट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपना डिसीजन सुना दिया है कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी टीम जो है अपनी उनको फील्ड नहीं करेंगे। मोबाइल फोन बिना इंटरनेट के कोई काम के नहीं है, और इंटरनेट का मतलब है स्पीड। स्पीड माने ये कि कितना जल्दी हम वो काम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं, जिसके लिए इंटरनेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले 2G स्पीड की आदत थी, फिर लगा कि नहीं भाई 3G होना चाहिए, लेकिन नहीं, दुनिया तो साहब 7G तक पहुंच गई है। हाँ, ये और बात है कि हम अभी 4G के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं और 5G का ट्रायल कर रहे हैं। ऐसे में इंटरनेट की खराब स्पीड से लगातार जूझते रहते हैं हम, और देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो, उसके यूजर्स को आज ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रिपोर्ट्स में भले बातें आज सामने आई हो, लेकिन वो पिछले 2-3 दिनों से ही इस मुसीबत को झेल रहे हैं। ट्विटर पर आज जियो डाउन ट्रेंड भी कर रहा था। सुबह 9:30 बजे खबर आई डाउन की, और उसके बाद तब से ये समस्या लगातार दर्ज की जाती रही। ऐसे में ये प्रॉब्लम किस लेवल पर है और अंदाजन कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, पूछा मैंने बिजनेस टुडे के सीनियर एडिटर मनु कौशिक से। देखिए, मेरी बात हो रही थी जियो के कुछ सीनियर अधिकारियों से। उनका ये कहना है कि ये प्रॉब्लम जो है वो लार्जली मध्य प्रदेश तक सीमित है, और ये बहुत उनका कहना है कि ये लोकल प्रॉब्लम है और टेक्निकल प्रॉब्लम है और इसको बहुत जल्दी सुलझा लिया जाएगा, तो उनका ये कहना है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, उससे ये लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी है। ये सिर्फ MP तक सीमित नहीं है, ये बहुत सारे शहरों को ये प्रभावित हो रही है। हाँ, उसमें से इंदौर भी एक शहर है, लेकिन दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जैसे बड़े मेट्रो सिटीज हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम जो है वो रिपोर्ट की गई है कि सर्विसेज जो है वो चल नहीं रही है। तो ये तकरीबन जो है एक बहुत वाइड स्प्रेड इशू बन गया है। और मैं इसमें एक और बात बताना चाहूंगा आपको कि ये इशू जो है ये अगर हम बात करें, एक वेबसाइट जो है डाउन डिटेक्टर करके, जो कि जिसके थ्रू आप जो है वो सर्विसेज जो है, कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं एक सर्विस को लेके, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, तो वो उनकी कंप्लेंट जो है लोग जो कर रहे हैं जाके, मतलब अपने एनोनिमस बेसिस पे, उसकी वो रिपोर्ट तैयार करते हैं रियल टाइम पे, तो उससे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम जो कितनी ज्यादा है। तो मैं ये बात बताना चाहूंगा आपको कि ये प्रॉब्लम जो है ये आज जो है तकरीबन आपका 11:09 पे ये पीक कर गई थी, और उस टाइम पे लगभग 4000 लोग जो है जियो के कस्टमर वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनकी सर्विसेज नहीं चल रही थी, या तो उनका इंटरनेट नहीं चल रहा था, या वो ईमेल नहीं भेज पा रहे थे, या फिर वो उनका नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, वो फोन ही नहीं कर पा रहे थे। मनु, ये किन वजहों से हुआ? कैसे अचानक एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क खराब हो जाता है? क्योंकि 2-3 तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं इसमें। एक तो ये कि कई बार कंपनियां जानबूझकर ऐसा फेक क्राइसिस बनाती हैं ताकि लोगों को अपने प्लान्स अपग्रेड करने के लिए मजबूर किया जा सके, और दूसरा ये कि कहीं 5G टेस्टिंग की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में आपको दम लगता है क्या कुछ? देखिए, मैं आपको दोनों ये थ्योरीज जो है ये इनको मैं सिरे से खारिज करता हूँ, और मैं आपको रीजन दूंगा कि क्यों ऐसा है। पहला, आपने कहा कि ये कंपनीज की एक चाल होती है या उनका एक तरीका होता है
कि ये कस्टमर को अपग्रेड करने के लिए एक मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि सर्विस बंद कर देंगे तो अपग्रेड हो जाएंगे। देखिए, एक बहुत ही कॉमन सेंस मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपका मोबाइल नहीं चल रहा है, आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आप क्या सर्विस अपग्रेड करके करेंगे क्या? मान लीजिए आपका आज का पैक जो है वो 500 Mbps की स्पीड चल रही है, या मान लीजिए 50 Mbps की स्पीड चल रही है, तो अगर आप 100 Mbps का भी पैक ले लेंगे तो आप उसका करेंगे क्या? जब आपके मोबाइल में इंटरनेट ही नहीं आ रहा है, जब आप सोशल मीडिया पे या फिर वीडियो ही नहीं देख पा रहे हैं, तो ये पैक को अपग्रेड करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कुछ कस्टमर्स को ऐसा लगे कि शायद उनका प्लान जो है वो इतना मतलब उनको अच्छी सर्विस नहीं मिल रही हो, तो वो शायद वो अपग्रेड कर लें इस भ्रम में जी के। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये तथ्य है, ये भ्रम में रह के शायद वो अपग्रेड कर लें कि उनकी स्पीड कम शायद इसलिए हो कि उनका पैक जो है वो कम दाम वाला है। लेकिन ये एक कंपनी के लेवल पे ही इतना सोचा नहीं जा सकता। कंपनी जो है वो चाहती है कि कस्टमर अपग्रेड करें एक छोटे प्लान से बड़े प्लान की तरफ, लेकिन उसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। और मैं इसका एक मतलब सबसे मतलब इसमें जो है एयरटेल जो है बहुत आगे है, जो कस्टमर को कैसे प्लान को अपग्रेड करवाते हैं उनका तरीका जो है बहुत मतलब एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी है अपने आप में कि कस्टमर को कैसे वो एक प्लान से दूसरे प्लान में बड़े प्लान में वो लेके जा रहे हैं। लेकिन ये कहना कि ये नेटवर्क बंद कर देना या उसको कम कर देना, देखिए कम तो ये कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्राई का डंडा सीधा आता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो ट्राई का एक पैरामीटर है, जो ट्राई हर क्वार्टरली बेसिस पे, हर तिमाही में ट्राई जो है वो इन टेलीकॉम कंपनीज का डेटा पब्लिश करती है कि उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस उन 3 महीनों में कैसी रही। तो ये कंपनीज जो है इनको 98% शायद उसके आसपास अपनी सर्विस जो है वो उसका परसेंटेज जो है रखनी पड़ती है। उससे कम होगा तो पेनल्टी लगेगी ट्राई की, लेकिन उससे ऊपर ही रखना पड़ता है। तो ये कंपनी जानबूझ के ऐसा कर नहीं सकते कि अपनी सर्विसेज को तोड़ मरोड़ करके कम कर दें ताकि कस्टमर जो है अपग्रेड कर ले। तो मैं मानता हूं कि इसके कंपनी को बोलना कि कंपनी करेगी ये तो मुश्किल है, लेकिन हाँ कस्टमर जो है वो अपना आप किसी भ्रम में रह के अपग्रेड कर सकता है। इन जब आउटेजेस होती हैं, ऐसी सर्विस जब डाउन होती है तब वो कर सकता है। मनु, ग्लोबली किसी ब्रांड या किसी नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ ऐसा होता है तो इस मामले में कंज्यूमर राइट्स क्या हैं? जैसे हम अक्सर विदेश के उदाहरण सुनते हैं जहां लोग कंपनीज को सू करने में हिचकते नहीं हैं। भारत में इस स्तर पर क्या राइट्स हैं कंज्यूमर्स के, और जो नुकसान परेशानी हो रही है लोगों की, कंपनी कैसे उसकी भरपाई कर सकती है? देखिए, पहले मैं आपको ग्लोबल बताऊंगा कि ग्लोबली इसमें क्या होता है। तो ये 2015 की एक खबर है कि टी मोबाइल यूएसए जो है उसने उसकी जो सर्विसेज जो थी वो उसमें आउटेज आ गया था, मतलब सर्विसेज जो है वो पूरी तरीके से ठप पड़ गई थी। तो उसके बाद जो है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो है, जो वहाँ का एक सरकारी विभाग है जो टेलीकॉम सर्विसेज को मॉनिटर करता है, उसने टी मोबाइल यूएसए पे $17.5 मिलियन का फाइन लगाया था। और ये सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सर्विस जो इनकी बंद हुई थी टी मोबाइल यूएसए की, ये मात्र 3 घंटे के लिए बंद हुई थी, और उसकी वजह से इस कंपनी को $17.5 मिलियन का फाइन देना पड़ा था। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, टेल्स्ट्रा करके कंपनी है, उसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक टेलीकॉम यूजर का नेटवर्क जो है वो चलना बंद हो जाता है कंपनी की गलती की वजह से, तो उसमें कंपनी या तो अपने कस्टमर को फ्री डेटा देती है कुछ दिनों के लिए, या फिर ऐसा करती है कि उसको कुछ कॉम्पनसेशन देती है पैसों के रूप में। और उसमें भी टेलीकॉम कंपनीज को बहुत सारी मतलब पेनल्टी को देखना पड़ता है कि सरकारी मतलब सरकार की बहुत सारी पेनल्टीज भी लगती हैं, ना कि सिर्फ कस्टमर को ही आपको क्रेडिट देना पड़ता है या पैसा देना पड़ता है, बल्कि कंपनीज पर फाइन भी लगते हैं। और ये एक और बात बताऊंगा कि कस्टमर को जो पैसा मिलता है वो भी इस बेसिस पे मिलता है कि कितने घंटों के लिए सर्विस बंद रही। मान लीजिए 2 घंटे के लिए सर्विस बंद रही तो इतना पैसा मिलेगा, 4 घंटे के लिए बंद रही तो इतना पैसा मिलेगा। तो वो पूरे तरीके से पूरा एक मतलब एक पूरा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है जो कि ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं कस्टमर के राइट्स को लेकर। मनु कौशिक, आज तक रेडियो से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का।
कुछ कहना सुनना हो तो radio@aajtak.com पर जरूर लिखिए। इसके अलावा हम स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, जियो सावन पर भी अवेलेबल हैं। यहाँ दिन भर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने और साउंड मिक्सिंग की है सचिन त्रिवेदी ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।